Good evening, students. Welcome to Learners Academy. So, question number fourth, of your test paper we will discuss today. Analysis class is going on. जिसका फर्स्ट पार्ट अपन ने कल किया, तो 6 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए, इंक्लूडिंग ऑप्शंस. यहां तक हमने डिस्कशन कर ली, राइट? सो यहां तक के क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट? नो, वेरी गुड. सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 तो बुक का क्वेश्चन है शायद, बोलो. नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, चलो देखते हैं. क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 84 में मोर देन इट्स 13th टर्म. क्वेश्चन समझ में आया? क्या मतलब समझाओ. फ्रॉम द लास्ट भी तो है, पीछे से 13वीं टर्म. अगर अपन सिंपली कहते हैं 13वीं टर्म, तो बाय डिफॉल्ट वो आगे से मानी जाएगी. अगर कुछ इंफॉर्मेशन ना दें, कहें इस एपी की 13वीं टर्म, तो कोई बेवकूफ थोड़ा ना पीछे से गिनेगा, आगे से ही गिनेगा, कुछ नहीं कहोगे. लेकिन अगर लास्ट आ गया, अब तो पीछे से गिनना है. यानी इस एपी की पीछे से 13वीं टर्म जो भी होगी, पीछे से 13वीं टर्म जो भी होगी, उस 13वीं टर्म से 84 ज्यादा जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू इस एपी की कौन सी टर्म है. ठीक है, समझ आया? क्लियर है? देखो, तो जब भी विच टर्म से क्वेश्चन आ जाए, विच टर्म से जब भी क्वेश्चन आ जाए, तो उस विच टर्म को मान लिया करो ए एन. उस विच टर्म को क्या मान लिया करो? ए एन. और वहां से वैल्यू निकाल लिया करो किसकी? एन. इन शॉर्ट, विच टर्म से क्वेश्चन आ जाए तो एन की वैल्यू चाहिए. क्या चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए. समझ आया? चलो, तो इस एपी को थोड़ा सा डिटेल में लिखकर इसका एओडी निकाल लें. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इस एपी को देख पा रहे हो आप, 3, 10, 17, 262 एंड सो ऑन. सो टेल मी, इसका ए क्या होगा, डी क्या होगा, जो जो इसमें पता चल पा रहा है. ए बताओ. ए तो A1 की बराबर होता है, दैट मीन्स 3. एंड डी क्या होता है? एवरीवन विल रिप्लाई. जो चुप रहेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी. A2 माइनस A1, दैट मीन्स व्हाट इज A2? -3, विच विल बी इक्वल टू 7. ठीक है, अब आ जाइए. एक लास्ट टर्म और गिवन है यहाँ पे, हमको जो भी गिवन है सब कुछ नोट करना है. सो लास्ट टर्म इज गिवन एज 262. तो देखो, जब लास्ट टर्म गिवन है तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाई जा सकती हैं. अगर लास्ट टर्म गिवन है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाई जा सकती है. पर क्या उसको पता लगाना जरूरी है? क्या उसको पता लगाना जरूरी है? क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में पता लगाना जरूरी है क्या? क्यों? पीछे से 13th टर्म हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिना पता लगाए पता लगा सकते हैं, तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है. इजी हो जाएगा. देखते हैं. देखो, हमने सबसे पहले मेरी नजर गई कि यार मुझे 13th टर्म निकालनी है, लेकिन पीछे से. सो पीछे से कोई भी टर्म निकालने के लिए एपी को रिवर्स किया जाता है. तो सबसे पहला काम मैं करता हूं रिवर्सिंग द एपी. तो यहां से जैसे ही मैं रिवर्स एपी बनाऊंगा, तो बताओ उसकी पहली टर्म क्या होगी, उसकी दूसरी टर्म क्या होगी. तो देखो, डी क्या है? 7. तो 7 7 जुड़ रहा है, तो पीछे से आऊंगा तो 7 7 कम होगा, नहीं होगा? तो 262 में से 7 कम करो, 255. एक और 7 कम करो, 248 एंड सो ऑन. ऐसे चलेगी एपी. और लास्ट टर्म क्या मिलेगी मुझे? जब मैं पीछे से चल रहा हूं तो आखिरी टर्म 3 मिलेगी. तो ये हो गई मेरी उल्टी एपी. बताओ, ये रिवर्स एपी हो गई क्या? मैं लिख देता हूं, ये तो है ओरिजिनल गिवन एपी, ये तो है ओरिजिनल गिवन एपी, और ये है मेरी रिवर्स एपी. कोई दिक्कत? अब रिवर्स एपी के अकॉर्डिंग इस डेटा में भी तो चेंजेस आएगा. ये तो ओरिजिनल एपी के अकॉर्डिंग है डेटा. अब रिवर्स एपी के अकॉर्डिंग डेटा लिखते हैं. तो रिवर्स एपी के अकॉर्डिंग ए क्या है? ए है 262. डी क्या है? डी. देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिवर्स एपी, ओरिजिनल एपी के डेटा से रिवर्स एपी का डेटा कैसे बनाते हैं. जो ए है वो एल हो जाएगा, जो एल है वो ए हो जाएगा. तो एल यहाँ पे 262 है, तो वो हो गया ए. और एल क्या हो जाएगा आपकी बार यहाँ से? 3. ठीक है. और डी क्या हो जाएगा? डी 7 का क्या हो जाएगा? -7 नेगेटिव हो जाएगा. और यहाँ से पता भी चल रहा है कि -7 हो रहा है. यहाँ तक क्लियर है? बोलिए. ये वाला डेटा इस एपी का है, रिवर्स एपी. ठीक है. अब आपको पीछे से 13th टर्म निकालनी है. जब आपने, सपोज करो आपको किसी ने कहा पीछे से 13वीं टर्म निकाल,
आपने एपी ही उल्टी कर दी, तो अब आप आगे से 13वीं टर्म निकालोगे नहीं निकालोगे, और आगे से 13वीं टर्म दैट मींस A13, तो इस रिवर्स एपी का A13 चाहिए आपको, बोलो। सो मैं इस रिवर्स एपी का A13 निकाल रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, A+12D। तो ए क्या है, ए रिवर्स एपी के डेटा से बताना, 262 प्लस 12 इंटू डी क्या है, डी माइनस का 7, क्लियर। सो 262, 12 7 जा 84, करना माइनस, करो 178, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ओके। यानी कि पीछे से 13वीं टर्म पता चल गई, क्या है 178, यहां तक क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में ये 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट को मैं काट कर इसकी जगह 178 लिख दूं, क्योंकि ये चीज मैंने पता कर ली। कल तक ये 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट थी, पर आज की तारीख में 13th टर्म फ्रॉम लास्ट की वैल्यू है मेरे पास, क्या है 178 है। बताइए यहां तक कोई डाउट, ठीक है। आ जाइए, तो मैं काम करता हूं, इस 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट की जगह मान लेता हूं क्या आ गया ये। अब आप आइए, विच टर्म को रिप्लेस करिए an से, किससे, विल बी शैल बी इज एम आर वॉज वर, विल बी शैल बी की जगह क्या आता है साइन, उसके बाद क्या है, फिर क्या है, मोर देन की जगह क्या आएगा, और आगे 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट था, लेकिन वो तो कल तक था, आज तो वो 178 हो गया। लेकिन मोर देन के केस में हम रिवर्स ऐसे सिचुएशन को चेंज करते हैं, याद है, मोर देन लेस देन में ये चीज पहले लिखते हैं और वो चीज बाद में लिखते हैं। तो बोलो क्या लिखूंगा, 178 प्लस 84, तो यहां से an की वैल्यू आ चुकी है, n निकालना है, समझ गए। बोलो an की वैल्यू क्या मिली, जोड़ो इन दोनों को, 8 और 4 12, 8 और 8 16, 262, ठीक है। तो an अगर 262 है तो n निकल सकता है, बोलो an अगर 262 है तो n निकल सकता है। तो an का जो फॉर्मूला है वो एक्सपेंड करो, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू 262। अच्छा, अब यहाँ पे a n और d, यहाँ पे जो ये a और d है ये सीधी एपी के, उल्टी एपी के नहीं है। उल्टी एपी केवल और केवल मैंने 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालने के पर्पस से करी थी, वो निकल चुकी 178, एक बार वो निकल चुकी। अब उल्टी एपी मैंने करी भी थी या नहीं करी थी उस बात को भूल जाओ, उसका काम खत्म हो चुका है, अब सब कुछ सीधी एपी में है, ठीक है। सो सीधी एपी में ए क्या था, बोलो 3, सीधी एपी में ए था 3, एन तो मुझे निकालना है ना, और सीधी एपी में डी क्या था 7 इक्वल टू व्हाट 262, 3 को उधर भेज दो, -3 हो जाएगा, क्या बचेगा 259, 7 को उधर भेज दो, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, क्या बचेगा, करना 7 3 जा 21, 49 बचा, 7 7 जा 49, -1 उधर जाके 38। सो आंसर इज n की वैल्यू 38। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म इज 38th टर्म, रिक्वायर्ड टर्म इज 38th टर्म। और अगर बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, 30, इस विच टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे 38th टर्म से, 38th टर्म ऑफ द गिवन एपी विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट। पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं अपन, रिक्वायर्ड टर्म इज 38th टर्म। बताओ क्या चीज समझ में, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं, क्या निकाला, कहाँ निकाली, ये 262 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 262 इस एपी का लास्ट टर्म है, चलो ये 262 इसका एपी का लास्ट टर्म है, ये तो इत्तेफाक से मैच कर गया। मान लो ये नहीं मैच होता, ये से नहीं मैच होता, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकालने की जरूरत नहीं, वो तो इत्तेफाक से इन दोनों को जोड़ने से 262 आ गया, समझे, इतना ही है ना। हो सकता था कि ये आखिरी टर्म और होती, और ये जो इन दोनों का ऐड करके आता वो बीच की कोई टर्म होती, समझ गए, क्लियर है। हाँ बोलो, कोई डाउट, क्या 262 को SN मान लिया, सम का तो क्वेश्चन ही नहीं है, सम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सम का एक भी फॉर्मूला यहाँ पे मतलब एप्लीकेबल ही नहीं,
गलत है, गलत, रॉन्ग, ए बिग रॉन्ग। यहाँ पे सम तो कुछ लिखा ही नहीं, कहाँ लिखा हुआ है सम, बताओ। कहीं पर भी मैंने जोड़ने के लिए कहा है भाई टर्म्स को जोड़ना है, और सम हमेशा होता है शुरू से, स्टार्टिंग से गिनते हुए कुछ टर्म्स का सम होता है, सम ही नहीं लिखा हुआ। ये तो जनरल टर्म फॉर्मूला है, 5.2 का क्वेश्चन है, 5.3 का नहीं। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? और किस किसने अटेम्प्ट किया था पहले ये बताओ? और बस 2 जनों ने? आपने भी किया था? इसी अप्रोच से किया था या सम अदर अप्रोच? इसी से किया था या कोई और अप्रोच? इसी से किया था। क्या निकालिए? 13th टर्म पीछे से निकाल ली, वो निकल गई 178। उसके बाद कुछ नहीं किया, तो आप आधे मार्क्स दे दो, 3 के आधे मतलब 1.5 मार्क्स दे दो। ठीक है, क्योंकि आधा काम कर दिया, लेकिन उसके आगे का काम, उसके आगे करना क्या था? विच टर्म को एन से रिप्लेस करना था, और 84 को यहाँ लिखना था, और जो पिछली टर्म निकाली उसको यहाँ लिखना था, और मोर देन की जगह प्लस का साइन लगाना था, और फिर आगे सॉल्व करना था। हाँ, रिवर्स एपी का इधर भी रिवर्स एपी का निकाल लिया, गलत है। इधर तो सीधी एपी का ही निकलेगा ना, इधर थोड़ा लिखा है। वो क्वेश्चन कैसे होता है देखो, अगर अभी देखो मैंने सीधी एपी के रूल्स लगाए यहाँ पे, रुद्र इधर ध्यान दो, ये मैंने सीधी एपी के लगाए रूल्स या नहीं लगाए? सीधी एपी के लगाए, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ विच टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ विच टर्म। हाँ, फिर उसके बाद आपने आगे का काम भी रिवर्स एपी के लिए निकालते, वही कह रहे हो ना? तो वो कब निकालते अपन? जब क्वेश्चन विच टर्म फ्रॉम द लास्ट से होता, वो टर्म भी पीछे से ही पूछता, उसने कुछ नहीं लिखा ना फ्रॉम द लास्ट, दैट मींस अंडरस्टूड है वो आगे से पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे होता है ना, विच टर्म फ्रॉम द लास्ट, और फिर बाकी सारा सेम कुछ होता, तो फिर हम क्या करते, इसके आगे का काम ये ए और बी भी रिवर्स एपी की लगाते, क्योंकि टर्म भी उसने रिवर्स से पूछी। क्लियर है क्या सारी बातें? सारे, हाँ। A13 तो 178 आया है, रिवर्स तो कर दिया क्या? फिर भी गलत आया, और उसके आगे का काम 1 नंबर दो ओनली। एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? नो, चले आगे। वैसे तो एक बार और आएंगी अब ये सारी चीजें मेरे पास, बट मैं आप लोगों का हुनर देखना चाहता हूँ। ठीक है, और इससे आपको इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है ना? आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे मान लो किसी ने, बच्चे ने कोई सिली मिस्टेक कर रखी है, तो ऐसे जब हम वो देखेंगे तो हमको लगेगा यार ये चीज मुझसे भी हो सकती। क्लियर है? चलें आगे। भाई देखो, इस दिमाग को जितना दौड़ाओगे ना, उतना ही इंप्रूव करेगा। इसको ठंडा करके छोड़ दोगे ना एक जगह फ्रिज में डाल के, तो जम जाएगा। और इसको दौड़ाने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा इसको काम में लेना, ज्यादा से ज्यादा इसको काम में। ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम होती है, ये सब कुछ एक्टिविटी में करवाता हूँ, मुझे पता है कई बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, कई बच्चों को क्या, सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल है इन शॉर्ट। ठीक है, इसमें जो आपका दिमाग काम कर रहा है ना, वो किसी और एक्टिविटी में नहीं कर सकता। चले आगे। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखो, वो किसने अटेम्प्ट किया था? मैक्सिमम ने वही किया होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली वो इससे सरल है। आई एग्री टू दैट। कंपेयर इसमें, अच्छा इसमें सम का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है। इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द 8th टर्म इज 7, सम ऑफ द 7th एंड 14th टर्म इज -3, तो फाइंड द 10th टर्म। तो 2 टर्म्स का सम एक बार दे रखा है, 2 टर्म्स का सम एक बार दे रखा है, और फिर उस एपी की कोई भी एक टर्म पूछ ली। क्वेश्चन क्लियर है? तो कंपैरेटिवली इजी है ना, क्योंकि इसमें रिवर्स करने का तो कोई रोल ही नहीं है। फ्रॉम द लास्ट तो ना लिखा हुआ है कहीं? नो सर। ओके गुड। सो सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 8th टर्म करना है, तो तीसरी टर्म और 8वीं टर्म का सम को मैं A3 + A8 लिख सकता हूं, और उसका सम क्या गिवन है? कोई डाउट? ठीक है, 7th एंड 14th टर्म के सम को मैं A7 + A14 लिख सकता हूं क्या? और वो सम कितना गिवन है चेक करो, वो सम गिवन है -3। बन गई 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके AOD निकल जाएगा। एक बार AOD निकल जाएगा, जो चाहे पूछ लेगा वो। ठीक है, चलो सॉल्व करो। सो A3 को एक्सपेंड करना, A8 को करना, इक्वल टू व्हाट? 7। साइमल्टेनियसली उसको भी करते जाओ। A7 को करना
प्लस A14 को करना एंड इक्वल टू माइनस, ठीक है। सो A और A 2A 2D 7D इक्वल टू दैट्स इट। ये इक्वेशन तो जितनी बननी थी बन गई, से ज्यादा सिंप्लीफाई होगी नहीं। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। चलो जी इधर आ जाओ, A प्लस A 2A इधर भी हुआ, 6D एंड 13D कितना हुआ, तो ये भी बन गई। 2 और 19 में से इधर भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इक्वल टू व्हाट माइनस। सो दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इजी। इक्वेशन नंबर 2। सो 2 में से 1 को घटा दूं क्या, 2 में से 1 को घटा दूं तो 2A खत्म हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, गिव्स मी व्हाट, चेक करते हैं। 2A माइनस 2A तो खत्म हो गया, 19 में से 9 गया तो 10D, और RHS में आओ, -3 -7 -10, सो D की वैल्यू -1 आ गई यहां से, -10, और ये 10 डिवाइड हो गया, 10/10 1 होता है, इट इज माइनस। डन। तो D -1 आ गया। अब इसको कहीं भी पुटअप कर दो, इसी में इक्वेशन 1 में ही पुटअप कर दो। इक्वेशन 1 थी मेरे पास 2A प्लस 9D, सो 9 इंटू इक्वल टू व्हाट 7, 2A 9 इंटू -1 इज -9, उधर जाके 7 + 9 क्या हो जाएगा 16, तो यहां से A की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2 यानी कि 8। तो ये आ गया A, ये आ गया D। अब उसने क्या पूछा, 10th टर्म बोले तो A10 बोले तो A + 90। आपके पास A भी है D भी है। A क्या है 8 + 9 इंटू D क्या है -1, so it is equal to 8, 9 into -1 -9, 8 - 9 is, ठीक है। सो ये कंपैरेटिवली इजी था, कोई डाउट नहीं होगा इसमें तो शायद, या कोई क्वेरी कोई डाउट है इसमें। और प्रोसेस भी करीब करीब सबने यही फॉलो किया होगा, इसमें और कुछ प्रोसेस बनेगा भी नहीं। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को आपस में सॉल्व करने से A और D निकलेगा, और A और D निकल के फिर जो भी पूछ ले वो निकल जाएगा। हाँ मतलब A3 की जगह S3 लिख दिया, अच्छा यहाँ पे इस जगह, तो भैया 10th टर्म पूछा है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स तो ना पूछा है, 10th टर्म पूछा है, तो 10th टर्म में तो A10 निकालना है ना। अगर मैं कहता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो S10 निकलता, कौन है नाम बताना, भव्य। कहाँ लिखा हुआ है सम, फाइंड द 10th टर्म। अच्छा तेरे को लगा ये सम है, तो ये भी सम होगा ऐसा, भाई सम का क्वेश्चन चल रहा है तो सम की चीजें देके सम ही पूछेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। 10th टर्म का मतलब A10 होता है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब S10 होता है। तो आप 3 में से 2 दे दो, और ये A10 की जगह S10 निकाला है, उसका 1 नंबर काट, बाकी सब ठीक है, ठीक है। A और D सही निकाला है इसने, ओके। एनी अदर क्वेरी और डाउट, नो। बढ़े आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन जो थे हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स थी, बोलो करी थी अटेम्प्ट, हो गई थी सॉल्व, एक भी नहीं हुई दोनों में से, घर पे भी नहीं हुई, बोलो क्लास में किस किस से सॉल्व हो गई थी, कोई सी भी एक, कौन सी वाली, पहली या दूसरी? बोलो, ओके। तो कुछ दिखाएं आपको, अब आप लोगों में से कोई भी मेरे पास ये कह के नहीं आएगा कि सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाओ, कोई हक नहीं बनता आपको ये कहने का, जब आप एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कर सकते, जब आप एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर आप ये मत लिख के कहना मेरे पास आके एट द एंड ऑफ द सेशन कि सर आपने तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए नहीं। मैं तो खूब करवा दूंगा, मुझे दिखाई दे कि आप करना चाहते हो। मैंने देखा एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन देते हैं,
कितने बच्चे हैं जो घर पे बैठ के ट्राई करते हैं, और उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है, इजी क्वेश्चंस भी है, पर मैंने एक इजी और एक डिफिकल्ट दिया है। ये वाला दिया एक, तो दिया है क्या, चेक करो, या आपकी एनसीईआरटी बुक है, खोल के देख लो, है। और दूसरा वाला एग्जाम्पल में बताओ, एक्सरसाइज में, इसमें नहीं है, एग्जाम्पल में नहीं, ये पोटैटो रेस वाला है, वो कहीं और है। हालांकि वो इजी है, वो मतलब इतना घुमावा नहीं है। एग्जाम्पल 9 है वो, इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में है ना। तो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हो आप लोग? अच्छा, तो सेकंड के लिए किसके लिए छोड़े थे? बोलो, एग्जाम्पल करने हैं कि नहीं करने हैं, बताओ मुझे। आपके कोर्स का पार्ट एंड पार्सल है या नहीं है? कब करना चाहिए, चलो बताओ, सजेस्ट मी कि एग्जाम्पल सॉल्व हमको सर इस समय करना चाहिए। बताओ, अपने अपने सजेशंस दो। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, गलत आंसर, एक्सरसाइज के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, तो आप ये तो मानते हो एग्जाम्पल से अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होते हैं, ये तो मानते हो। तो जब हम एक्सरसाइज में अच्छे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल में तो उससे सरल ही होंगे या उससे मिलते जुलते ही होंगे। एंड मोर ओवर एक्सरसाइज एग्जाम्पल में तो उसका सोल्यूशन भी है। तो हम चाहें ना तो एक्सरसाइज के साथ साथ वो कवर कर सकते हैं, और लगे हाथ पूछ भी सकते हैं कि सर इससे सिमिलर क्वेश्चन कल मैंने एग्जाम्पल में देखा, इसमें मुझे ये डाउट है, तो कोई लोड नहीं चढ़ेगा। हर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल साथ के साथ होते जाएंगे, और हम सोचेंगे कि एक्सरसाइज चैप्टर खत्म कर ले, बाद में कभी भी नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कब एग्जाम्स आ गए, पर वो बाद में वाला समय नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर से ये रूटीन होना चाहिए। और जो बच्चा, या तो फिर ऐसे मन में भावना ही मत लाओ कि मुझे एक्स्ट्रा करना है, बस सर ने जो करा दिया एक्सरसाइज में वो करना है। लेकिन अगर मन में है कि मुझे एक्स्ट्रा करना है, तो पहले तो एनसीईआरटी चबा जाओ अच्छे से, और फिर समय मिले फिर आना मेरे पास, और भी है मेरे पास बहुत कुछ देने के लिए। ठीक है, कोई भी आरडी और आरएस नहीं लेके आएगा मेरे पास जब तक एनसीईआरटी का एक एक सवाल नहीं हो रखा है, एक एक ईच सिंगल क्वेश्चन, इंक्लूडिंग ऑप्शनल एक्सरसाइज, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। समझे क्या? समझ गए? उसके बाद नंबर आता है अगले बुक्स का। अब देखिए, 27 फ्लैग हैं टोटल, 2-2 मीटर के गैप में लगाने हैं। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। जहां पे बिल्कुल सेंटर वाला फ्लैग है वहां पे फ्लैग्स स्टोर किए गए हैं। यानी अब आपको पता लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस से कि 27 फ्लैग्स हैं, तो मिडिल मोस्ट प्लेस कौन सी होगी। ठीक है, चाहो तो गिन लो, और नहीं तो सबसे आसान तरीका है इसका आधा कर दो। तो 27 का अगर मैं आधा करूंगा तो क्या आएगा, 13.5। अगर यहाँ पे एक इंटीग्रल वैल्यू आती है, अगर यहाँ पे एक इंटीग्रल वैल्यू आती है तो वो खुद आधी वाली पोजीशन होगी, और इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती है, डेसिमल वैल्यू आती है, तो उससे जस्ट अगली पोजीशन। सो 13.5 से अगली पोजीशन 14th होती है, नहीं होती है? जस्ट उससे अगला इंटीजर क्या मिला, 14 मिला, तो यानी 14th पोजीशन मेरी सेंटर की पोजीशन होगी। और नहीं तो कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, 13 इधर गए 13 इधर गए, 14वीं पोजीशन मेरी सेंटर वाली होगी। ठीक है, आगे सुनो। क्या अभी नहीं आ सकती इंटीग्रल वैल्यू? मुझे इंटीग्रल वैल्यू नहीं लानी, मुझे तो मिडिल मोस्ट पोजीशन लानी है। आप आधा करो, और जो भी आंसर आए उससे जस्ट अगला इंटीजर, जो भी आंसर आए उससे जस्ट अगला इंटीजर, और खुद इंटीजर आए, मान लो वो खुद ही आंसर इंटीजर आए, तो फिर 2 मिडिल मोस्ट पोजीशन होगी। अगर खुद ही आंसर इंटीजर आए, एक तो वो खुद और एक उससे जस्ट अगला इंटीजर। ठीक है, ओके, अब आ जाइए, यहां तक हो गया। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू द स्टार्ट पोजीशन? व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड कैरिंग ए फ्लैग?
किसी भी एक पहले तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, फिर उसको आपको ये भी बताना है कि एक कोई भी पर्टिकुलर फ्लैग लेते टाइम ज्यादा से ज्यादा उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी। भाई पहले फ्लैग के लिए करी कि दूसरे के लिए करी कि तीसरे, ऑब्वियसली आखिरी वाले के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करी होगी उसने, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करी, यानी आपको A13 निकालना है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस 13th फ्लैग में कवर करी होगी, बताओ। सो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस he traveled carrying a flag। समझ आया? चलो शुरू हो जाओ। तो सेंटर पे तो वो खड़ा है, सेंटर पे तो वो खड़ा है, और उसके यहाँ पे 13 टर्म्स हैं, और उसके वहां पर भी 13 टर्म्स हैं, और एक टर्म ये खुद है। हो गए 27 टर्म्स, बताओ हो गए। चलो तो अब किसी भी एक साइड निकाल लो, चाहो तो इस साइड निकाल लो, चाहो तो उस साइड निकाल लो। तो 2 मीटर जाएगा, फिर 2 मीटर आएगा, ठीक है। तो A1 क्या हो गई बताओ, 2 × 2, 2 जाना 2 आना, 2 × 2। भाई पहला फ्लैग मान लो यहाँ लगेगा, दूसरा फ्लैग यहाँ लगेगा, तीसरा फ्लैग यहाँ लगेगा, तो 2 जाना 2 आना, 2 × 2 यानी कि 4। A2 क्या हो गई, A2 2 × 2 + 2 4, तो 4 जाएगा और 4 आएगा, तो 4 का दोगुना करूंगा, पहले 2 का दोगुना करा, अब किसका दोगुना करा, 4 का, क्योंकि 4 जाना है और 4 ही आना है, 4 दूनी 8। A3 के लिए क्या करेंगे, 2 2 2 6 मीटर हो गया टोटल, तो 6 का दोगुना कर दूंगा। भाई दोगुना तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जाके आना भी है, ठीक है। दोगुना क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जाके हमको आना भी है, और 2 2 2 जोड़े जा रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे 2 × 6 12। तो A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, ऐसे करते 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 टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे, 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या कर दूं, 27 नहीं मान सकता बेटा, 27 के 27 इस साइड थोड़ी ना है। हाँ मुझे एक चीज बता, मैं कॉमन सेंस की बात है, मान ले 13 टर्म्स के बाद 14वां फ्लैग यहां होता, तो उसमें डिस्टेंस कितनी कवर होती, सोच जरा। 2 2 2 2 के गैप में 28 मीटर तो मैं जाता, और 28 मीटर आता, 56 मीटर। लेकिन 14वां फ्लैग वहां नहीं है, इसके जस्ट बगल में है, कितनी 4 मीटर कवर हो रही। तो एक साइड मानने से आंसर मिसमैच होगा नहीं होगा, होगा ना, समझ गए। तो हम एक ही साइड की AP बना के उसका जस्ट दुगना करेंगे, और कोई चारा नहीं। तू से डिवाइड, बेटा तू एक 14th फ्लैग का ही कैलकुलेशन कर लेना, 13 फ्लैग तो हो गए जो हो गए, और 14th फ्लैग को अगर उसके आगे लगाएगा और इसके बगल में लगाएगा, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा नहीं होगा। तो जब आंसर ही अलग अलग है, तो फिर हम एक साथ 27 फ्लैग एक साइड क्यों मान सकते हैं, नहीं मान सकते ना। हम AP में क्या चल रहा है, AP में तो 13 फ्लैग ही चल रहे हैं, समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, S13 निकालने के लिए 13/2 फॉर्मूला बोलो, 13/2 2A + n - 1, तो 13 - 1 12 D, ये निकालना है। अब A और D निकालो इस डेटा से। A क्या है, A तो A1 ही होता है, यानी कि 4, और D क्या होगा, A2 - A1, दैट मीन्स 8 - 4, वो भी 4, ठीक है। तो पुट अप करो, दोनों 4 4 हैं, सो 2 × 4 + 12 × 4, ठीक है। 13/2 8 + 12 4 जा 48, सो 13/2 × 48 + 8 56, 2 से 28 टाइम्स कट गया, 13 × 28 करो, 13 8 जा 104, बचे 10, 13 2 जा 26 and 10 36। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरफ का है केवल, ये तो केवल इस तरफ का है। इस तरफ का निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका जस्ट डबल, तो इसका जस्ट डबल कर दो, तो टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगी मेरी 2, इसका जस्ट डबल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू फिक्स 27 फ्लैग्स विल बी इक्वल टू S13 का दोगुना, S13 का दोगुना, S13 का दोगुना करूंगा तो S13 की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं, 364। तो फाइनल आंसर हो गया 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 28 मीटर। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब एक और चीज सुनो, आप कह रहे हो 27 फ्लैग एक साथ लगा दूं, तो उसमें आप S27 निकालते हैं, आप रफली चेक कर लेना, S27 जो है ना S13 का दोगुना नहीं होता, अलग आंसर आएगा, ज्यादा आएगा वो, S27 ज्यादा आएगा, और S13 का दोगुना उससे कम आएगा। तो करेक्ट आंसर S13 का दोगुना है, ना कि दो डायरेक्शन है बेटा। तो आप सबको एक डायरेक्शन में लगाना, और दो आधे को अदर इस डायरेक्शन में, आधे को इस डायरेक्शन में लगाना है, दो अलग अलग बातें, समझ गए।
क्लियर है? क्योंकि आप एक बार में एक ही फ्लैग कैरी कर सकते हो, तो आप 13 लगा के 14 फ्लैग उठाने आओगे, कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? ज्यादा करोगे। और यहाँ तो जस्ट बगल में ही लगाना, 14वां फिर 15वां आगे फिर 16वां आगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसका एक और क्वेश्चन है अभी। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? तो A13 कवर करेगा। A13 निकाल लो, दो आंसर है ना इस क्वेश्चन में। A13 मतलब A प्लस 12D। तो A क्या है? 4 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 48, दैट मीन्स 52 मीटर। ठीक है, आखिरी वाला जो फ्लैग हो ना, चाहे से इस साइड चले जाओ चाहे से उस साइड चले जाओ, चाहे से इस डायरेक्शन में 13वां फ्लैग लगाओ चाहे से इस डायरेक्शन में 13वां फ्लैग लगाओ, आपको 52 मीटर कवर करनी पड़ेगी। यानी कि 26 मीटर आप जाओगे और 26 मीटर ही आप वापस आओ। इससे ज्यादा डिस्टेंस आपको किसी भी फ्लैग में नहीं लगेगी जितनी इस फ्लैग में लग रही है। तो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फ्लैग में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी उसने तय करी थी। तो इस फ्लैग में 13वें फ्लैग में उसने कितनी दूरी तय करी? 52 मीटर। डन, समझ आया? अच्छे से समझ में आया? ओके चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट वाकई में मुश्किल है पर समझने की कोशिश करेंगे। द हाउसेस ऑफ ए रो। देखो हम लोग जिस रेसिडेंशियल एरियाज में रहते हैं, करीब करीब इंडिया में या हमारे लोकेलिटी में तो करीब करीब ये सिस्टम होता है, प्लॉट नंबर होता है या हाउस नंबर मान लो। तो ऐसा ही एक सेटअप यहाँ पे तैयार किया गया है कि एक कोई स्ट्रीट है, वहां पे हाउसेस की नंबरिंग की गई है। एक रो में हाउसेस अरेंज कर दिए गए हैं और नंबरिंग कहां से लेके कहां तक है? 1 to 49। एक ही गली में 49 घर हैं, 1 to 49। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, इस टाइप से। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अब सुनना ध्यान से, अब यहां से कॉम्प्लिकेशन है। उन 49 घरों में कोई एक घर है जिसका नंबर है X, हाउस नंबर X। अब आपको X की वैल्यू चाहिए कि वो हाउस नंबर 13 है, हाउस नंबर 48 है, या हाउस नंबर 1 ही है, या हाउस नंबर 10 है, क्या पता नहीं, ये X की आपको वैल्यू चाहिए। देखो फाइनल आंसर, फाइनल क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब वो जो X नंबर का घर है ना, वो इस तरीके से सेट किया गया है कि जितने भी घर देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं फिर इसको पढ़ेंगे। वो X नंबर का घर है ना, वो 1 से लेके 49 के बीच में कहीं ना कहीं है। वो इस तरीके से सेट है कि इस X से लेफ्ट साइड के जितने भी घर हैं और इस X से राइट साइड के जितने भी घर हैं, उन सबका सम बराबर आता है। क्या मत लेना, मैं थोड़ा कह रहा हूं। तो आगे पढ़ा नहीं था ना, अभी तक तो यहाँ तक पढ़ा था X नंबर का कोई घर है, तो वहां तक तो ये था X कैन बी एनीथिंग 1 to 49। लेकिन अब आगे की डिटेल पढ़ी तो फिर ऑब्वियसली वो गलत हो गया। इनमें से 1 to 49 में कोई एक ही X की वैल्यू, कोई एक ही है, सारी तो नहीं हो सकती। उस X के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं, लाइक सपोज करो मैंने X की वैल्यू 15 ले ली, 15 ले ली, तो 15 के लेफ्ट में 1 से लेके 14 तक के नंबर है और 15 के राइट में 16 से लेके 49 तक के नंबर है। तो 16 से लेके 49 का सम और 1 से लेके 13 का सम बराबर होता है क्या? ऑब्वियसली ये ज्यादा लार्जर सम है और ये स्मॉलर सम है। तो हमको ऐसा X ढूंढना है, ऐसा नंबर सोचना है जिसके लेफ्ट साइड का सम और जिसके राइट साइड का सम एग्जैक्टली इक्वल आए। 25 गलत, 25 के बाद वाला सम बड़ा रहेगा, 26 प्लस 27 प्लस 28 बजाय के पहले वाला सम करना है, सम जोड़ना है। आप सोचो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके 24 तक जोड़ूं और फिर 26 प्लस 27 प्लस 28 करके 49 तक जोड़ूं, तो इधर वाला सम, इधर वाला पलड़ा भारी है भैया, इधर वाला कम। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन तो क्लियर है क्या? लॉजिक तो अभी अपन देखेंगे, बाकी क्वेश्चन तो क्लियर है। अब उसकी लैंग्वेज पढ़ लो, यही कहा है उसने। देयर इज ए हाउस नंबर X सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले पहले द हाउस नंबर X इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। फॉलोइंग मतलब बाद वाला, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। उस X के पीछे वाले हाउसेस के जितने भी हाउसेस हैं उनके नंबरों का सम, उन हाउस नंबर्स का सम, उस X के बाद वाले फॉलोइंग वाले जितने भी घर हैं उनके सम के क्या है? इक्वल है। तो ऐसी X की वैल्यू आप निकाल के बताओ। समझ आया? सभी को समझ आया? बोलो, चर्चा समझ में आ गया? अब क्या माइंड में आ रहा है, क्या लॉजिक लग सकता है? तो एक इसका छोटा सा फ्रेमवर्क अगर मैं तैयार करूं तो इस तरीके से घर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे करते करते कुछ घर है। इसमें बीच में कहीं ना कहीं X भी है, इसमें बीच में कहीं ना कहीं, और हो सकता है X के बाद भी कुछ घर हो। और खत्म कैसे हो रहा है ये? 47 नंबर, 48 नंबर, 49 नंबर। बोलो, ये इसका एक कच्चा आंकड़ा है कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है।
अब वो एक्स कहीं भी हो सकता है ज्यादा उधर की तरफ झुका हुआ हो सकता है ज्यादा इधर की तरफ झुका हुआ हो, और सेंटर में तो होगा नहीं, इतना तो हमको कॉमन सेंस से पता चल रहा है। सेंटर में लेंगे तो इधर का सम ज्यादा आ जाएगा, तो इससे पता चल रहा है कि उधर की साइड ज्यादा झुका हुआ होगा वो, ठीक है, ताकि इधर तक का सम थोड़ा सा बड़ा निकले। क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब सुनो ध्यान से, तो अगर ये एक्स है तो एक्स नंबर के जस्ट पिछले नंबर वाला घर का हाउस नंबर क्या मानोगे? एक्स माइनस वन। लाइक अगर ये 24 नंबर है तो ये 23 नंबर होगा, तो इसको एक्स माइनस हाउस नंबर एक्स माइनस वन कह सकते हैं हम, और उससे जस्ट अगले वाले को क्या कहेंगे? हाउस नंबर। अब कुल मिला के बात इतनी सी है कि एक से लेकर एक्स माइनस वन तक का सम एक्स प्लस वन से लेकर 49 के सम तक मैच होना चाहिए। तो मैं इधर का सम निकाल लूंगा, उधर का सम निकाल लूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। लॉजिक्स क्लियर है? दिस सम एंड दिस सम को मैं इक्वल कर दूंगा, ठीक है। अब इधर तक का जो सम है वो तो स्टार्टिंग से है, और स्टार्टिंग से जब अपन सम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सम का फॉर्मूला है। ये तो एक तरीके से सम ऑफ द फर्स्ट एक्स माइनस वन टर्म्स हो गई, यानी कि एस एक्स माइनस वन हो गया। क्या हो गया ये? जैसे मैं 4 टर्म्स लेता तो S4, 10 टर्म्स लेता तो S10, तो x माइनस वन टर्म्स ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा बोलो? एस एक्स माइनस वन। क्या बोलूंगा मैं इसको? एस एक्स माइनस वन। तो इधर तक का सम तो एक फॉर्मूले में उतर गया, लेकिन आगे का सम फॉर्मूले में नहीं उतर सकता क्योंकि वो तो बीच में से दिया गया है। एसएन का फॉर्मूला तो शुरू से काम करता है ना, बीच में से थोड़ा काम करता है। तो मुझे बताइए यहां से लेके यहां तक का सम कैसे निकालेंगे? हमारे पास लॉजिक हमने लगाए हैं पीसी एक्सरसाइज में। आप पूरा सम निकाल लो, उसमें से यहां तक का माइनस कर, S49 में से पूरा सम 1 to 49, S49 में से एस एक्स हटा दो तो इतना सम निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? 1 से लेके 49 पूरा सम निकाल लो, और आपको यहां से काउंट करना है तो इससे पीछे पीछे का हटा दो। तो इस सम को मैं क्या कह सकता हूं? इस सम को मैं कह सकता हूं S49 माइनस एस एक्स कह सकता हूं, और ये वाला सम और ये वाला सम को कर दो बराबर, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लॉजिक समझ में आया? अब एसएन के फॉर्मूला से दोनों को एक्सपेंड करना है, कर सकते हैं? करें? हाँ, यहां पे एस एक्स क्यों आया आपको? यहां से यहां आपको एक्स तक का सम चाहिए ना, तो एक्स तक के सम को आप एस एक्स नहीं कहोगे? 10 टर्म्स के सम को क्या कहते हो? S10। तो एक्स तक का सम चाहिए, इधर से ये तो काउंट करना है तो ये छोड़ना है, तो इससे जस्ट पिछला वाला एक्स प्लस वन से पिछला वाला कौन? एक्स ही तो है, यहां तक का सम ही तो है। कोई डाउट है? अब फॉर्मूला से इसको खोल दें, स्टार्ट करें। ओके, अच्छा यहाँ पे ए और डी तो बड़ी सरल है, ए तो है 1, डी भी है 1, एक एक का ही गैप है, और पहली टर्म भी 1 ही है, ठीक है। तो इसको मैं अगले नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। क्या करना है मुझे? एस एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या करना था? S49 माइनस ये करना था। अब देखो आप एक काम और कर सकते हो, माइनस एस एक्स को उधर ले जाओ, क्योंकि उधर एक्स एक्स वाली टर्म्स हो जाएंगी और इधर सारी न्यूमेरिक टर्म्स हो जाएगी, वो ज्यादा आसान लगेगा। सो माइनस एस एक्स को अगर इधर ले जाऊं तो ये हो जाता है एस एक्स माइनस वन प्लस एस एक्स इक्वल टू व्हाट? ठीक है, अब एस एक्स माइनस वन को एक्सपेंड कर दो जरा, बोलो क्या होगा? n/2। n/2 का मतलब x माइनस वन बाय टू, 2a की वैल्यू तो 1 है ना, प्लस n माइनस वन, n की जगह क्या आएगा? x माइनस वन, और माइनस वन और करोगे n माइनस वन, n की जगह x माइनस वन है ना, तो माइनस वन और करोगे ना अभी तो x माइनस टू हो जाएगा। तो x माइनस टू इंटू डी, डी भी तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का ये आ जाएगा x माइनस टू। ये तो हो गया मेरा एस एक्स माइनस हो गया, प्लस अब एस एक्स बताओ, तो x/2 प्लस 2a वही 2 इंटू वन प्लस n माइनस वन, तो x माइनस वन इंटू डी करूंगा तो डी तो 1 ही है, ये नंबर आ जाएगा। RHS में S49 को एक्सपेंड करो, 49/2, 2a वही 2 इंटू वन प्लस n माइनस वन, यानी कि 49 माइनस वन 48, और डी तो 1 ही है, तो 48 बन गया 48। बोलो यहां तक कोई डाउट? सबसे पहला तो शुभ काम ये करो, सबका 2 हटाओ, 3 टर्म्स है, तीनों का 2 खत्म। चलो अब आगे सॉल्व करो। तो ये बेटा ये x माइनस वन ब्रैकेट में लगाना है ना, बाइनोमियल है, सो इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय, अंदर आओ, 2 1 जा 2, और 2 माइनस 2 खत्म, क्या बचा? ओनली x। इधर आओ, x बाहर, 2 1 जा 2,
2 1 जा और 2 minus 1 2 minus 1 1 तो 1 plus x बोलो इधर आओ 49 2 1 जा 2 और 2 plus 48 50 कोई डाउट नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दो x into x x into minus 1 x into 1 और x into x square इधर आओ 49 into 50 सॉल्व करो 49 into 50 क्या होगा 0 5 9 जा 45 रिमाइंडर 4 5 4 जा 28 2 4 5 माइनस x से प्लस x खत्म x square 2 4 5 0 तो 2 से डिवाइड करा दूं क्या आएगा 1 2 2 5 1 2 2 5 x स्क्वायर की वैल्यू 1 2 2 5 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 1 2 2 1 2 2 5 का रूट क्या होता है 35 चेक कर लो नहीं होगी क्योंकि x नंबर 1 2 49 है ठीक है तो नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे हम घर नंबर नेगेटिव होता है क्या किसी का मकान नंबर -30 हाँ मकान नंबर तो पॉजिटिव होता है उसने क्लियर किया 1 2 49 तो भैया 35 इधर सुन लो लॉजिक सुनो 35 से पहले का सम यानी कि क्या हुआ 1 से 34 का सम करो है ना और 35 से बाद का सम यानी कि 36 से 49 का सम बराबर आएगा घर पे बैठ के ट्राई करना 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते 34 तक जोड़ो और 36 + 37 + 38 ऐसे करते करते 49 तक जोड़ो यू विल गेट द इक्वल सम सो हाउस नंबर 35 इज द फाइनल आंसर क्या 35 इधर भी नहीं आएगा 35 इधर भी नहीं आएगा 35 से पहले का लेना है और 35 के बाद का लेना है 1 से 34 का लेना है और 36 से 49 का लेना है हमने उसमें x किसी में नहीं लिया इधर x - 1 से लिया उधर x + 1 से लिया क्लियर है अच्छा एक बार मार्क्स चलो मैं एक बार चेक करूंगा फिर बताते हैं मार्क्स चलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग बाय काम नहीं है बेटा आपका फोन